नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्लास 7 एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका पहला चैप्टर है भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो समानता के बारे में बताया गया है। जैसा कि पहले के समय के बारे में आप जानते थे, भारत जो कि आज भी वर्णों में बटा हुआ है, तो उस समय ये वर्ण व्यवस्था कुछ ज़्यादा ही थी। जैसे कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट, या फिर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, या कोई भी धर्म, तो ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा ही चलती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र के बाद लोकतंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है वोटिंग। तो यहाँ पर जो एक लाइन दिखाई जा रही है जहाँ पर कि लोग मतदान करने के लिए खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अलग अलग व्यवसाय वाले लोग हैं, जैसे कि कोई किसान है, कोई शिक्षिका है, कोई व्यापारी है, लेकिन सभी को समान अधिकार है सिर्फ एक ही वोट का, और सभी को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक काम वाली यानी कि जो घरेलू कामगार हैं, सुजाता और कांता, तो उनके बारे में पूरी स्टोरी दी है। सुबह सुबह जब वो वोटिंग के लिए आती है तो अपने मालिक, अपने पड़ोसियों को जो कि काफ़ी अमीर हैं, रिच हैं, उन लोगों को भी लाइन में खड़ा हुआ देखती है तो खुश होती है कि कितनी अच्छी बात है कि हम सभी एक ही देश के नागरिक हैं और सभी को समान अधिकार है। लेकिन जैसे ही वो वोट डालने के बाद जब वो अपने घर वापस जाती है तो उसके घर में उसकी जो बेटी होती है उसको बुखार आया हुआ होता है, लेकिन उसे फिर भी काम के लिए जाना पड़ता है क्योंकि उसे अपने मालिक से कुछ रुपए भी उधार लेने होते हैं। तो जब वह अपने मालिक के घर जाती है तो वहाँ पर जाने से पहले अपने घर में देखती है कि उनके मालिक के घर या उनके आसपास का जो वातावरण है कितना साफ है, लेकिन जो काम वाली बाई है उसके आसपास का जो वातावरण है वो कितना गंदा है। उसके घर के पीछे से एक नाला बहते हुए निकलता है, तो उसे मालूम चलता है कि यहाँ पर उन दोनों में समानता नहीं है। और जब वह काम करने जाती है तो काम करने के टाइम पर जो उनकी मालकिन है वो बोलती हैं कि कोने को अच्छे से साफ करना है, और जब वो पैसे मांगती है तो बोलती हैं कि अभी ये पैसे ले लो, लेकिन आगे से ऐसे काम से या महीने से पहले पैसे मांगने की आदत मत डालो। अब बात आती है मताधिकार की समानता। तो स्टार्टिंग में आपने देखा था कि कांता को वोट देने की लाइन में खड़ा हुआ, उसके बाद वो जब अपने पड़ोसियों को, बहुत सारे लोगों को देखती है तो यहाँ से वह समझती है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? जिसमें कि जिन लोगों को वोट देने का अधिकार है वो सभी के सभी वोट दे सकते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति के हों। लेकिन जब कांता अपनी बेटी को दिखाने के लिए डॉक्टर की यहाँ लाइन में खड़ी होती है, तब वह सोचती है कि जो डॉक्टर मैडम या फिर डॉक्टर जो जैन साहब हैं, उन्हें वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़ा रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को इलाज के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता है। तो यहाँ पर भी उसके मन में जो विचार आते हैं या उसके मन में समानता के बारे में कुछ शंकाएँ आती हैं। इन सभी असमानताओं के अलावा कुछ और भी असमानताएं हैं, जैसे कि कांता के बारे में जानकर के आपको कुछ मालूम चला कि लोकतंत्र में रहने से उन्हें मताधिकार तो प्राप्त है, लेकिन उनका दैनिक जीवन और काम करने की जो स्थितियां हैं उनमें समानता नहीं है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में और भी तरीके की असमानताएं हैं, जैसे कि ये आप देखिए कुछ पोस्ट हैं जो कि आजकल अखबारों में मिलती हैं कि कुर्मी क्षत्रिय बीएससी माइक्रोबायो एमएससी हेतु सजातीय वर्ग चाहिए, या फिर तोमर राजपूत मैकेनिकल इंजीनियर हेतु सेवारत उच्च तकनीकी प्राप्त कन्या चाहिए। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि भले ही जैसा कि बोला जाता है कि ग्रामीण एरिया में ही जातिवाद ज़्यादा है, जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, जातिवाद नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी उन पढ़े लिखे लोगों में भी किस तरीके से जातिवाद है वो अंदर घुसा हुआ है। वो इन चीज़ों से मालूम चलता है कि उन्हें जब शादी के लिए अपने पोस्ट देने होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति के ही चाहिए। इन दोनों बातों के अलावा, कांता और इन समाचार पत्रों की बातों के अलावा, अभी एक दो कहानियां और हैं जिनमें बताया गया है कि भारत में असमानता कहां कहां और सामने आती है। तो कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में है। तो यहाँ पर दलित शब्द से आप समझ सकते हैं कि दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या फिर टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। तो कहानी में दिया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950 से 2013 जिनका कार्यकाल है, 1950 में जन्म हुआ था, 2013 में उनकी मृत्यु हुई, एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। और अपनी आत्मकथा जूठन में वो लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर उन्हें बैठना पड़ता था
और वो भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी और कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास ही बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखाई पड़ते थे। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सी किताब के लेखक हैं, तो वो है जूठन। और एक बार उन्हें प्रधानाचार्य ने स्कूल का जो प्लेग्राउंड है उसमें झाड़ू लगाने को कहा, और प्लेग्राउंड इतना लंबा और चौड़ा था कि उन्हें उसे साफ करने में काफ़ी समय लगा। धूल से उनका चेहरा और सिर अट गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई और उनकी कक्षा में काफ़ी बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन वो सिर पर सिर्फ झाड़ू लगा रहे थे। लेकिन उसी जगह से जब उन्होंने देखा कि उनके पिताजी वहाँ से निकल रहे हैं, तो उन्होंने बच्चे का यानी कि ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में टीचर से बोला कि मास्टर हो इसीलिए जा रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखिए मास्टर ये यहीं पढ़ेगा और इसी मदरसे में पढ़ेगा, और यही नहीं इसके बाद और भी लोग आएंगे पढ़ने के लिए। तो एक जो ये घटना यही दिखाती है कि उस समय दलित और बाकी कास्ट में कितना अंतर था कि उन्हें पढ़ाई के समय भी काम करने के लिए टीचर लोग बोल दिया करते थे। ऐसी ही दूसरी घटना है जो कि भारत के एक बड़े शहर में घटी थी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। और ये कहानी है श्री और श्रीमती अंसारी की, जो कि शहर में किराए पर मकान लेना चाहते थे, लेकिन और वो पैसे वाले भी थे, उन्हें किराए की कोई समस्या नहीं थी। जब वो मकान ढूंढने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो डीलर ने उन्हें कुछ मकानों को दिखाया, लेकिन जब उनके नाम के बारे में सुना, क्योंकि वो एक अलग समुदाय से आते थे, तो बहुत सारे जो मकान मालिक थे या मकान मालिकिन थी उन्होंने अलग अलग बहाना बना दिया कि यहाँ पर मांसाहारी लोगों को वो नहीं रहने दे सकते हैं, क्योंकि उनकी इस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता है। लेकिन उन लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब उन्हें वहीं पर मछली पकाने की गंध आ रही थी। तो यहाँ से उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है। तो आपने यहाँ पर 4 लोगों के बारे में सुना। एक तो थी काम करने वाली बाई, उनके साथ असमानता हो रही थी। उसके अलावा जैसे कि मिस्टर एंड मिसेज अंसारी या फिर वो दलित छात्र। इसके अलावा और भी तरीके की असमानताएं होती हैं। कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस वजह से होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ हो, या फिर उच्च वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के। लेकिन कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें महसूस करवाया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कम हैं। यहाँ पर एक जो चित्र दिए गए हैं, एक मूवी दीवार है उससे लिए गए हैं कि एक शू पॉलिश करने वाला एक बच्चा, जब शू पॉलिश के बाद उसे रुपए दिए जाते हैं फेंक के, तो वह लेने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वह अपना जो किया हुआ काम है उसे भी एक सम्माननीय काम मानता है और अपने काम की एक गरिमा है। तो वो बोलता है कि उसका जो भुगतान है वो आदर के साथ किया जाना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान जो कि सभी व्यक्तियों को समान मानता है, इसका अर्थ होता है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों, स्त्री हों, किसी भी जाति, धर्म, कोई भी आर्थिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हुई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। क्योंकि पहले जब संविधान नहीं बना था तब समानता के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं था, लेकिन संविधान बनने के बाद समानता को मौलिक अधिकार में माना गया है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कानून बनाए गए हैं कि जो लोग इस समानता का पालन नहीं करेंगे उन्हें सजा का भी प्रावधान है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है वो निम्नलिखित हैं। पहला है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक को सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। और दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, चाहे वो खेल के मैदान हो, होटल हो, दुकानें हो, बाजार हो, ये सभी हों। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। अस्पृश्यता का तात्पर्य है छुआछूत को अब हटा दिया गया है। छुआछूत जैसी कोई भी बात नहीं कही जाएगी।
तो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला तो बोला है कि ये कानून है, तो आपको ज़बरदस्ती भी मानना पड़ेगा, और दूसरा है कि सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे कि जो समाज का जो पिछड़ा तबका है उसे बराबर पर लाया जा सके। अब ऐसी योजनाओं में जो सबसे ज़्यादा सरकार की जो सराहनीय योजना है वो है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, यानी कि मिड डे मील। तो मिड डे मील योजना है कि भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी, इसे याद रखिए जो मैंने हाईलाइट किया है। और यह 2001 में उच्चतम न्यायालय ने इसे सभी राज्यों सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। तो मिड डे मील योजना थी क्या? इसमें क्या है कि दोपहर में जैसे इंटरवल होने पर बच्चे अपने घर खाना खाने जाते थे, अब उन्हें वहीं पर खाना खाने को मिलेगा, सरकार द्वारा बनाया जाएगा, सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके फायदे क्या हुए थे? इसके फायदे हुए थे खास करके जैसे गरीब बच्चे हैं या फिर जिनकी जो बैकग्राउंड है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो लोग इंटरवल में ही घर चले जाते थे, फिर वापस नहीं आते थे खाना खाने के बाद। या फिर बहुत से गरीब बच्चों की जो माँ हैं वो काम करती थी कहीं ना कहीं, तो उन्हें बच्चों को खाना खिलाने के लिए वापस अपने घर काम छोड़ करके आना पड़ता था, जिससे कि वो खाना खिला सकें। तो इन सब चीज़ों से लोगों को आराम मिला, अब वो अपना काम रोके बिना आराम से काम कर सकते हैं। असमानता का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है, सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है और इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। तो जब उनके साथ ऐसे भेदभाव किए जा रहे थे, उसके बाद जब वो एक योग्य व्यक्ति बने पढ़ लिख करके, तब उन्होंने ये सब बातें लिखी कि हर एक व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अभी आप सोचते होंगे कि ऐसा सिर्फ भारत में ही है क्या कि जो समानता के बारे में बात हो रही है, लोगों में आपस में जो ऊंच नीच की भावना है, तो ऐसा नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के अलावा भी, जैसे कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है जो है अमेरिका, वहाँ पर भी ऐसा ही एक मुद्दा है, वो है गोरे और कालों के बीच। आजकल भी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, वहाँ पर काफ़ी सारे आंदोलन हो रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तो जो काले लोग हैं, जो कि अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं, जिनके पूर्वज गुलाम हुआ करते थे, जो कि अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान मानते हैं, गोरों के बराबर नहीं मानते हैं। जबकि वहाँ पर भी 1950 का जो आखिरी दशक है, उस समय उनके इस गुलामी को छोड़ने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, यानी कि अधिकारों को समान करने के लिए। क्योंकि इस कानून को लाने से पहले अफ्रीकी अमेरिकन जो लोग हैं, उनके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में असमानता का व्यवहार होता था, कानून उन्हें समान नहीं मानता था। जैसा कि वहाँ पर एक उदाहरण है कि बस में जब यात्रा करते थे जो काले लोग थे, उन्हें बस में पीछे की सीटों पर बैठना पड़ता था, और उसके अलावा भी अगर कोई गोरा आदमी आ जाता तो उसे उठ करके अपनी सीट देनी होती थी। इस पिक्चर में जो ये महिला है, इन महिला का नाम है रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स जो कि 1913 से 2005 तक एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में वो अपनी सीट पर जब आई तो एक गोरे व्यक्ति को उन्होंने सीट देने से मना कर दिया। तो रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया थी, और उनकी प्रतिक्रिया ने ही अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। जब उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने आंदोलन कर दिया असमानता को लेकर, और उस आंदोलन ने एक विशाल रूप ले लिया जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। तो याद रखिए इस चीज़ को भी, वहाँ की जो एक आंदोलनकारी या जिनकी प्रतिक्रिया से ये सब हुआ, उनका नाम है रोजा पार्क्स। उसके बाद 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया, यानी कि अपराध बता दिया। और इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सभी स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, उन्हें अब अलग से स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो कि पहले केवल उन अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए ही बनाए गए थे। भारतीय संविधान में समानता को लेकर के अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 15 जो कि एक मौलिक अधिकार भी है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। पहला इसमें पैरा है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद यानी कि अंतर नहीं करेगा।
कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या फिर पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। कहने का मतलब है वो सभी के समान बोला जाएगा। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप बड़े आसानी से उनके आंसर दे सकते हैं। आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। पहला है कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि सबको जब समान अधिकार मिलेगा अपने प्रतिनिधि को बड़े आराम से चुन सकेंगे। बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए, यानी कि जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया था, और 2 ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। तो कोई भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि सभी लोग अब मंदिरों पर जा सकते हैं, सभी लोग कुओं में जाके पानी भर सकते हैं, किसी भी ग्राउंड में खेल सकते हैं, बच्चे चाहे किसी भी धर्म जाति के हों सभी एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। तो दोनों के साथ ही असमानता का व्यवहार किया गया था। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं, आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है। तो कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं का मतलब है कि चाहे कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति हो या कोई भी एक काम करने वाला इंसान हो, आम आदमी हो, सबके लिए एक ही धारा लगती है संविधान के अनुसार, एक ही नियम अलाउ होते हैं, लागू होते हैं। तो इसीलिए कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त है और समाज में उनकी पूरी भागीदारी है, संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए जिससे वह विकलांगों के लिए पहुंचना सरल हो। तो ये भी आप याद रखिए कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 क्या है। इस बात को भी आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर था भारतीय लोकतंत्र में समानता। ऐसे और भी चैप्टर हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे, 2-3 बार देखिए अच्छे से, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए निकल करके आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।